On behalf of all the doctors at AMT platform, I invite Dr. Arun sir for today's session. Welcome, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूट पर हैं। अब तो आवाज हेलो, अब आवाज आ रही है? यस सर, अभी आई थी। हेलो, अब यस सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, अब भैया प्रेजेंटेशन फिर से ऐड नहीं हो रहा है। हाँ 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 हाँ, नहीं, अपने इस ग्रुप में कोई है जो ये बता सके कि पीपी कैसे ऐड होगा? अब आपको प्रेजेंटेशन मिल रहा है? हेलो, नहीं सर। स्क्रीन नहीं आया? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आया अभी। ओ, इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। चलिए, स्क्रीन शेयर तो है ना? हाँ। ऐसा हो सकता है पैरेलल वो स्क्रीन दे सकते हो? रिकॉर्डिंग चल रहा है, माइक सेटिंग तो ये है सामने। तुमको बुला था इसलिए इसको मिनिमाइज किए थे अभी नहीं, वो तो अभी बंद है। ये पीपी एप्लीकेशन जाएगा। पहले से तुमको रिसर्च कर लेना चाहिए था ना। मैं रिसर्च करने का कभी किया नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। इसको ऐड करना है ना, इसको फिर से
डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब इसमें आप पहले अपनी पीपीटी खोल लो लैपटॉप में या जो कंप्यूटर है आपका, एक तो खुला हुआ है लेकिन ऐड नहीं हो रहा है। उसके बाद में शेयर स्क्रीन पर जाइए सर। शेयर स्क्रीन है एक तरफ, बिल्कुल जस्ट लेफ्ट साइड। एक मिनट सर, ये हटाओ ना इसको। आपके लेफ्ट हैंड में शेयर स्क्रीन है सर। एक मिनट सर, लॉक हो गया। लॉक है हाँ, वापस जाओ ना, इसको सब तो वो खत्म कर दो। हाँ, टेलीग्राम पे जाओ पहले। उनसे टेलीग्राम पे बता रहे थे, उनसे पूछो कहाँ पे ये शेयर। वो तो है शेयर, टेलीग्राम पे जाओ ना पहले। हाँ अनिल जी, मैं थोड़ी देर में करता हूँ, अभी लेक्चर है मेरा एक लेक्चर है 10 बजे तक। हाँ, ये छोड़ो ना यार, ये क्या कर रहे हो, इसको हटाओ। इस सबको क्या, पहले टेलीग्राम पे जाओ ना। तो फिर आप कर लो। टेलीग्राम पे आए, फिर अब यहाँ ऐड ही नहीं हो रहा है। अभी भी स्क्रीन तो नहीं आया ना सर? पता नहीं, ये टेक्नोलॉजी। सर वो ऐड नहीं होएगा, आप शेयर स्क्रीन के ऊपर जाओ। नहीं, पहले तो टेलीग्राम पे ही लॉक हो गया है। शेयर पे तो गए, शेयर खुला है, फिर उसके बाद मैं इसको फिर से ऑफ करके करता हूँ। हाँ, एक बार लीव करके ज्वाइन कर। शुभम।
हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं? Yes, sir. हेलो, राशि आवाज आ रही है आपको? हेलो, Yes, sir. You are audible. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ये सिस्टम मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, और ये मैकबुक है मेरा, मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी बिना प्रेजेंटेशन का बड़ा मुश्किल होता है। मैंने तैयारी काफी की थी, कोशिश करूंगा कि फिर कभी इसको वो करूं। अभी फिलहाल मैं आपको केस के बारे में बता देता हूं, उसका जो डिटेल्स है वो शेयर करता हूं। अभी लैपटॉप अलग है, मैं अभी मोबाइल से आपके साथ बात कर रहा हूं। एक केस है पायोडर्मा गैंग्रीन, उसको आप शॉर्ट में अगर बोलें गैंग्रीनियोसम करके आप उसको बोल सकते हैं। एक बड़ा रेयर प्रॉब्लम होता है ये, और इसमें आमतौर पर कुछ पैप्लियाज मतलब फ्लैक्स स्क्रीन पे आते हैं। कहने को अगर ऑफिशियली इसको आप पढ़ें तो महिलाओं में ज्यादा होता है ऐसा बताते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये रोग किसी भी एज में होता है, ज्यादातर कम उम्र की लड़कियों में, कम उम्र के युवाओं में, नौजवानों में होता है। लेकिन ये केस एक 82 इयर्स ओल्ड सोशल एक्टिविस्ट का है, जिनके चेहरे पे एक बड़ा स्पॉट आया, जो पैप्लियन के रूप में आया, फिर वो बड़ा मस्से के रूप में फ्लैक्स आ गए उस पर, उसके बाद किलवाइड्स आ गए, उसके बाद वो बहुत ट्रबल करने लगा, मतलब वहां स्किन में खिंचाव आने लगा। फिर वो एलोपैथी के डॉक्टर्स के पास गए, और वहां के डॉक्टर ने उसको बायोप्सी के लिए कहा, थोड़ा सा पीस निकाला, पीस निकाल कर डॉक्टर ने उस केस को पायोडर्मा गैंग्रीन करके डायग्नोस किया। अब जैसा कि इसके नाम में आप देख रहे हैं, पायोडर्मा गैंग्रीन जो है वो एक अलग किस्म का रोग होता है, और इस रोग में शरीर के किसी भी हिस्से का सुपरफिशियल स्किन इन्वॉल्व होता है। कहने को मैंने जैसा कि पहले बताया, महिलाओं में ये रोग ज्यादा होता है ऐसा बताते हैं, खास करके उन महिलाओं में जिनमें एक्नी और रोजिसिया, दाने चेहरे पे आ जाना या फिर पैचेज आ जाना, इस तरह के जिनकी टेंडेंसी होती है, उसमें काफी पुराना हो जाने पर ये पायोडर्मा जो है गैंग्रीन में कन्वर्ट होने लगता है। क्लिनिकली अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें बहुत तेजी से प्रोग्रेस होता है, दर्द होता है अल्सर की तरह, और वो एक इर्रेगुलर वेसिकल्स के रूप में आप उसको क्या कहेंगे, इर्रेगुलर बॉर्डर्स, इर्रेगुलर शेप के रूप में वो स्किन पर पैच बनने लगता है, बाद में उसमें पस हो जाता है, और कभी कभी तो स्किन की 2-3 लेयर्स को वो गला देता है। क्योंकि ये केस जिनका था उनके चेहरे पे था, साइड में चिक पे था, और तो जाहिर है कि उनका चिक करीब 1-1.5 इंच के रेडियस में अल्सरेट कर गया था, उसमें से पस निकल रहे थे और काफी दिक्कत थी। डॉक्टर्स ने उनको कहा कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट करके फिर प्लास्टिक सर्जरी से उस एरिया को रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब पहले ऑपरेट करके वो सब इन्फेक्टेड जो स्किन है हटाएंगे, उसके बाद फिर उसको रिपेयर करेंगे, उसमें प्लास्टिक सर्जन्स इन्वॉल्व होंगे, और उसके बाद फिर उसकी हीलिंग जैसी होगी देखी जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि पेशेंट की उम्र 82 ईयर्स है, 82 साल है, और वो काफी सोशल एक्टिविस्ट हैं, फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए रहे हैं। उस समय काफी कम उम्र थी उनकी, बहुत कम उम्र के आप कह सकते हैं। तो ये बेसिकली केस था, ये हमारे पास जब आया तो जो उनके वर्सन से मैं आपको बता देता हूँ। मार्च 2023 में केस मेरे पास आया था, और जो उनके सिम्टम्स थे, जैसा जैसा उनसे बातचीत हुई थी, उसको मैंने लिख के लैपटॉप पे रखा था, जो आपके साथ शेयर करने वाला था, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, मैं उससे बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ। आवाज सुन रहे हैं ना आप लोग? हेलो, कोई जी रिस्पॉन्स दे सर। दीजिए। ओके ओके। पेशेंट से बात शुरू हो रही है। पेशेंट कह रहे डॉक्टर साहब आप तो युवा हैं और मेरे बेटे जैसे हैं, ये देखिए मुझे क्या हो गया है। मैंने वाराणसी, दिल्ली और मुंबई में, वाराणसी के वो रहने वाले हैं, दिल्ली में आते जाते रहते हैं और मुंबई में उनका बेटा रहता है। बेटा उनका जर्नलिस्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो ये तीनों जगह के डॉक्टरों से वो दिखा चुके हैं। वही वो कह रहे हैं कि मैंने वाराणसी, दिल्ली, मुंबई के डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन कोई आराम नहीं मिला अब तक। अब यहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि यह आपके गाल पर अंदर तक फैल गया है, बायोप्सी करनी होगी, इसमें प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी राय लेनी होगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है आपको, इस बीमारी से क्या तकलीफ है? तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मेरे गाल पर ये इतना बड़ा घाव हुआ है, अस्पताल में डॉक्टर तो इसे जहरीला घाव बता रहे हैं, यानी कि वो गैंग्रीन बोल रहे होंगे। इसमें से बदबू वाला मवाद निकलता है, बहुत गंदा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा शरीर सड़ रहा है, कोई मेरे नजदीक या बगल में बैठना नहीं चाहता। फिर मैंने पूछा कि कब से है ये तकलीफ आपको? तो उन्होंने कहा क्या बताएं, पहले भी ऐसा घाव होता रहा है, बचपन में भी घाव होता था, खुद से दवा ले लेते थे तो ठीक हो जाता था, कभी किसी को बताया नहीं। बचपन में ऐसे न जाने कितने प्रॉब्लम हुए, मैंने किसी को भनक भी नहीं लगने दी। ये पेशेंट की वर्सन थे। फिर मैंने पूछा कि जी और क्या महसूस करते हैं आप? तो वो कहते हैं कि लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, घबराहट है। मैं कई संस्थाओं का अध्यक्ष हूं और अपनी इस विचित्र बीमारी की वजह से किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं। फिर मैंने पूछा कि और बताइए कि बीमारी से संबंधित कैसे ख्याल आते हैं? तो पेशेंट कहता है कि कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं, अखबार तक पढ़ने का मन नहीं करता है। एलोपैथी के डॉक्टर की बात सुनकर तो बहुत डर गया हूं। घर में बहुत कम लोग मेरे बीमारी को गंभीरता से जानते हैं, यानी कि उन्होंने सिंपल घाव बताया होगा। मैंने तो बताया है कि छोटा घाव है, लेकिन एलोपैथी के डॉक्टर ने तो बायोप्सी करने को कहकर मुझे डरा दिया है। अब आप ही कुछ करिए, आपका बहुत नाम सुना है। डॉक्टर साहब एलोपैथी से मैं ठीक नहीं हो सकता, आप देखिए होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। मैंने खुद होम्योपैथी से बहुत चमत्कार देखे हैं, कुछ ऐसा कीजिए कि बीमारी ठीक हो जाए और चीड़ फाड़ नहीं करना पड़े। तो ये पूरा केस है। अब इस पूरे केस को हालांकि सिस्टम सपोर्ट करता तो आपको बहुत अच्छा लगता, उसमें उनके प्री ट्रीटमेंट के फोटो हैं, फिर उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स हैं, बहुत यूनिक केस है। और मैंने इस केस को होम्योपैथी के जो हम लोगों की जो टीचिंग है उसी के बेसिस पर मैंने इस केस को लिया। मैंने उनकी पैथोलॉजी और उसकी सीरियसनेस को जरूर महत्व दिया, क्योंकि मामला गैंग्रीन का है, इसलिए आपके पास बहुत कम वक्त है, बहुत ज्यादा देर तक आप इस केस को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस केस को सोचा कि 2-3 दिन के अंदर अगर जरा सा भी रिजल्ट दिखता है तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इस रणनीति पर मैंने काम करना शुरू किया। अब आप इस केस को एनालाइज करिए। जैसे मैंने बताया कि वो एलोपैथी की डॉक्टरों से मिलने के बाद और बीमारी का नाम सुनने के बाद वो घबरा गए हैं, और घबराने के बाद फिर वो सारी बातें कर रहे हैं। तो क्या क्या रूब्रिक्स इसमें से निकलता है? अब चूंकि ये स्क्रीन सामने होता तो शायद मैं आपसे और लाइवली बात करता, इसलिए मुझे लगता है कि अब एक तरफा ही बात करता हूं ताकि आप तक ये केस पहुंचा पाऊं। अब इसमें से मैंने रूब्रिक क्या क्या लिया? मैंने रूब्रिक लिया माइंड डेल्यूजन डर्टी ही इज।
बहुत गंदा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा शरीर सड़ रहा है। आपके रेपर्टरी में एक रूब्रिक है डेल्यूजन में, ही इज डर्टी। तो मैंने इस रूब्रिक, इस स्टेटमेंट को इस रूब्रिक में कन्वर्ट किया कि बहुत गंदा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा शरीर सड़ रहा है। डेल्यूजन डर्टी ही इज। उसके सपोर्ट में आप देखेंगे कि वो ये भी कह रहे हैं कि कोई मेरे बगल में बैठना नहीं चाहता, इसलिए हमने इस रूब्रिक को यहां लिया। एक और रूब्रिक है, मैंने जब पूछा कि और बताएं तो उन्होंने कहा क्या बताएं, क्या आपको क्या बताएं। एक जगह उनका स्टेटमेंट है, किसी को, हाँ, और मैंने पूछा कि आप बताएं तो कहते कि कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको और क्या बताऊं। इसके पहले भी कितनी बार ऐसा मुझे हुआ है, मैंने तो कभी किसी से शेयर नहीं किया। तो हमने उसके लिए लिया डेल्यूजन कैलकुलेशन इनएबिलिटी। कितने हुए हैं, कितना बताऊं, बहुत सारे, बचपन में बहुत सारे घाव हुए, मैं तो कभी किसी से शेयर ही नहीं करता था। फिर एक रूब्रिक मिला जब उन्होंने कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर की बात सुनकर बहुत डर गया हूं। रूब्रिक लिया मैंने माइंड फियर इन्फेक्शन। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना, माइंड डेस्पेयर रिकवरी। उनको ये लग रहा था कि ठीक नहीं होंगे, क्योंकि एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जितनी भी इन्होंने 2-3 जगहों पर मुझे दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, जहां भी विजिट की, सबने यही कहा कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसको रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के साथ, यानी प्लास्टिक सर्जरी के साथ इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, आपके पास आप मतलब 5-6 महीना आपको कम से कम बिस्तर पे रहना पड़ेगा। तो उससे उनको लगा कि ये ठीक नहीं होगा, और वो कंफर्म कर रहे हैं हमसे कि क्या हम ठीक हो जाएंगे ना। हमने उसको लिया माइंड डिस्पेयर रिकवरी। फिर है कि अपनी इस बीमारी की वजह से किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मैंने इसको लिया माइंड कंसंट्रेशन डिफिकल्ट। एक और रूब्रिक है कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं, अखबार तक पढ़ने का मन नहीं करता है, इंडिफरेंस एवरीथिंग। अब ये रूब्रिक्स लेकर डेल्यूजन डर्टी हीज, डेल्यूजन कैलकुलेशन इनएबिलिटी, फियर इन्फेक्शन, डिस्पायर रिकवरी, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, इंडिफरेंस एवरीथिंग, ये सारी रूब्रिक्स लेकर अब आप थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं कि क्या दवाई निकलती है। इतना रूब्रिक आने के बाद तो दवाई बहुत साफ हो जाएगी। चर्चा के लिए रुकूं या मैं आगे बढ़ूं? सर रुकिए। जी प्लीज। बहुत यूनिक केस है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 99% पेशेंट ठीक हो चुका है। अगली बार मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि मैं सेमिनार से पहले ही ये सब सिस्टम को दुरुस्त कर लूं, फैमिलियर हो जाऊं इससे, ताकि आगे से दिक्कत ना हो। मैं प्रॉमिस करता हूं। मेरी गलती ये है कि बस अभी आप 8:50 तक तो मरीज बैठे थे, मैंने सोचा था कि आज 8:30 तक का क्लिनिक है, आधे घंटे में मैं इस सिस्टम को दुरुस्त कर लूंगा। मैंने बुलाया भी किसी को, लेकिन फिर वो हुआ नहीं। एनीवे, तो ये केस है। अब चूंकि केस आपके सामने नहीं है, तो आप जो कहिएगा मैं उसको फिर से पढ़ दूंगा। फियर इन्फेक्शन ऑफ क्यों लिया? पार्डन? फियर इन्फेक्शन ऑफ क्यों लिया गया? फियर इन्फेक्शन ऑफ, उनको तो बहुत सिंपल रूब्रिक है इसको, तो वो तो खुद ही बोल रहे हैं ना कि उनको डर लग रहा है कि कहीं कुछ और ना हो जाए। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं? जी सर।
इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? संक्रमण, कहीं से कुछ फैला, कहीं कुछ गंदा है वो आपके शरीर में आ गया, इसीलिए इसको इन्फेक्शन लिया। अगर आप मेटाफोर के दृष्टि से देखेंगे तो भी ये बैठेगा, और रियल सेंस में जो उसका फीलिंग है, जो उसका उसको डर है, वो संक्रमण का ही तो डर है कि कहीं इससे कुछ और ना हो जाए। एलोपैथी के डॉक्टर की बात सुनकर बहुत डर लग रहा है कि कुछ और ना हो जाए। उम्र भी ज्यादा है मरीज की, और एक डॉक्टर ने तो उसको ये भी कह दिया था कि इस उम्र में आपको बहुत ज्यादा आपके शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो सोशल वर्कर हैं तो जाहिर है उनके कुछ बड़े दायरे होंगे, उनको जितने भी मिलने जुलने वाले होंगे वो भी कोई ना कोई डॉक्टर सजेस्ट कर रहे होंगे, तो इस तरह से उनको संक्रमण का डर था। जी सर सिफिलिनम है क्या? फियर इंजरी भी ले सकते हैं क्या? हाँ, फियर इंजरी भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। फियर इंजरी में भी शायद ये दवा होगी, मुझे देखना पड़ेगा। मैं सर्च कर रहा हूं, देख रहा हूं, तब तक आप सोचिए। फियर इंजरी में नहीं है ये दवा। हेलो जी सर। जी, फियर इंजरी में नहीं है। सर तो आपके सिफिलिनम है? सिफिलिनम है, और सिफिलिनम ने इतना अच्छा काम किया है कि उनका 1.5 इंच की रेडियस में फैला हुआ ये जो गैंग्रीन पेप्लियोमा का केस है, जिसको पायोडर्मा गैंग्रीनम कहते हैं, वो 3 महीने में ठीक हुआ। इसके सारे पिक्स, इसकी सारी रिपोर्ट सब अवेलेबल है, और वो मैं आपको अगले उसमें दिखा दूंगा। ये फिर से मैं 15-20 मिनट का एक वो लेके तेजी से दिखा दूंगा। मैं आपको सिर्फ एक मेडिसिन पर लेके जाना चाहता हूँ। अब देखिए, ये जो डिजीज है पायोडर्मा, फॉलोअप मैंने आपको बताया कि 3 महीने में केस बिल्कुल ठीक हो चुका है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। अब वहां पर एक माइनर सा टैग है, जैसे मस्सा लटकता है ना, एक माइनर सा टैग है। अब कहते हैं डॉक्टर साहब इसको कटवा दें क्या? हम कहे कि कटवा दीजिए, अभी तक तो आप डर रहे थे। तो कहे कि नहीं नहीं, कटवाने से हमको डर नहीं था, डर था कि कहीं फैल ना जाए, तो इसलिए हमने इन्फेक्शन लिया, क्योंकि उसको इंजरी का डर नहीं था। हालांकि इंजरी का के आसपास उनके मन में था उस तरह का, लेकिन वो संक्रमण से ज्यादा डर रहे थे कि कहीं इस उम्र में कुछ वो ना हो जाए। तो ये जो डिजीज है, इसमें जो लक्षण होते हैं बेसिकली पेप्यूल्स होते हैं, फिंसियां होती हैं, और वो सारी फिंसियां इकट्ठा पैच बनाती हैं। पैच बनाकर उसका जो सेंटर होता है ना, उस मतलब आप समझिए कि वो जो फिंसियों का जो जमावड़ा होता है, उसके सेंटर में पस होता है। इट इज जस्ट लाइक मिजिल्स के जो स्पॉट्स होते हैं, उसी तरह से ये बड़ा मिजिल्स के स्पॉट की तरह होता है। इस अगर आप पायोडर्मा को आइडेंटिफाई करें किसी पेशेंट में, बहुत रेयर डिजीज है, लेकिन ऑन एंड ऑफ तकरीबन 5-6 महीने में मेरी क्लिनिक में एक आध केस आ ही जाते हैं। तो रेड होता है, काफी पेन होता है, पस भरा होता है, तनाव बहुत होता है, फ्लैकी पैचेज होते हैं। इसके साथ साथ जो साइड सिम्टम्स हैं उसमें हेयर लॉस, इचिंग, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। पायोडर्मा gangrene is a rare skin condition that causes painful ulcers. It is usually treatable but can take some time to heal and may leave some scarring. ये एलोपैथी का जो आपकी सर्जरी की किताब, सर्जरी के बुक से मैंने लिया है।
आमतौर पर एक खास किस्म का बैक्टीरिया होता है, सुडोमोनास बैक्टीरिया, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और पहले ये रेयर डिजीज था लेकिन अब बड़ा कॉमन हो गया है। पायोडर्मा के बारे में 2-3 छोटी-छोटी बातें और देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अपनी मेडिसिन को देखेंगे। पायोडर्मा कहने को मतलब अगर उस तरह से देखेंगे तो पायोडर्मा मूलतः यंग एज का डिजीज है, लेकिन अब ये हर जगह होने लगा है। पायोडर्मा के बारे में एक चीज और है कि इसके लिए कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब आप कंफर्म करने के लिए सिर्फ डॉक्टर के तजुर्बे पर ही आपको भरोसा करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है सिवाय बायोप्सी के। हालांकि डॉक्टर्स अपने तरीके से इसको करते हैं, वो कुछ आपको बायोप्सी के लिए लिख देंगे, आपको ब्लड टेस्ट लिख देंगे, लेकिन ये सारा का सारा क्लिनिकल सिम्टम्स से ही डायग्नोस होता है। पायोडर्मा के केस में और क्या खास बात है? हाँ, आमतौर पर जिनके हेल्थ के कंडीशंस बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनको बार बार बीमारियां होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी का अगर पेशेंट है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, या क्रॉन्स डिजीज का पेशेंट है, पोलियो एंजाइटिस या फिर माइलॉइड ल्यूकेमिया का पेशेंट है, उस तरह के पेशेंट्स में ये ज्यादा पाया जाता है। एक और टर्म है, एक और सिंड्रोम है, PAPA सिंड्रोम। PAPA सिंड्रोम का मतलब होता है पायोजेनिक अर्थराइटिस। PA is pyogenic arthritis and another PA is pyoderma gangrene। ये सिंड्रोम बहुत ही रेयर सिंड्रोम है और ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप होम्योपैथी में इस तरह के केसेस देख सकते हैं अगर हम माइंड मेथड से काम करते हैं। डायग्नोसिस के लिए मैंने आपको बताया कि कोई खास वो नहीं है, बहुत करेंगे तो आप बायोप्सी पर जाकर एक गैंग्रीनस पैथोलॉजी का कुछ इंडिकेशंस आपको मिल सकता है, अदरवाइज इसका कुछ और क्लिनिकल सपोर्टिव सिम्टम्स नहीं है। बाकी जो पैरामीटर्स हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज के या फिर गैंग्रीनस डिजीज के, वो सारे पैरामीटर्स ब्लड में आपको मिलेंगे। अब सिफिलिनम के बारे में देखिए, सिफिलिनम के बारे में हमारे मास्टर्स क्या कहते हैं। मैंने इस चीज को 5-6 किताबों में पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि नोट्स है, नोट्स पर जिन भी डॉक्टर्स का काम है, जिन भी हमारे मास्टर्स का काम है, अगर आप उसको देखें और माइंड से उसको रिलेट करें। हेलो, आवाज आ रही है? जी हेलो सर। जी सर आ रही है तो वो। जी, तो उसमें आप अगर देखेंगे तो ये एक मायाज्म है जो डिस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। उसमें काफी नुकसान होता है, काफी टूट फूट होती है, सेलुलर लॉस बहुत होता है। खास करके आपको इरोसिव सिम्टम्स मिलेंगे, पहले तो उभार आएगा फिर वो फट जाएगा। तो सिफिलिनम उस तरह के सारे केसेस में बहुत वो आपको इंडिकेट होता है। फिजिकल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा, इरोजन ऑफ बोन, खास करके नेजल बोन वगैरह, नाक की हड्डी बढ़ जाना, या हील में एक कैल्केनियर स्पर का डिजीज है, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से इस दवाई का इस्तेमाल हुआ है। कुछ केसेस कुछ हमारे सीनियर्स ने उससे भी ठीक किए हैं। इमोशनल लेवल पे आप देखेंगे तो पेशेंट्स को एक क्रैश डाउन फीलिंग आती है उसके अंदर, उसके लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मेंटल लेवल पर आप देखेंगे तो ब्रेक डाउन इनटू इंसैनिटी। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद अदर्स। द सिफिलिटिक पेशेंट्स में वो किसी से दूसरे से जुड़ने की उसमें एक अच्छी टेंडेंसी होती है। फैमिली विथ स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी टेंडेंसी टू अल्कोहलिज्म आर जनरली सिफिलिटिक। सिफिलिस के केसेस में आपको अल्कोहलिज्म एक बड़ा सिम्टम्स है। अगर आप उसको क्लार्क को पढ़ेंगे तो उसमें अल्कोहलिज्म एक बड़ा सिम्टम्स है। सिफिलिस का पेशेंट जो होता है या सिफिलिनम का जो पेशेंट होता है वो अल्कोहलिक होता है। इसमें
चेक करने की बहुत टेंडेंसी होती है। सिफिलिनम का पेशेंट जो है ना वो अपने आप को चेक करता है। हाँ, जैसे डिड आई रिमेम्बर टू टर्न ऑफ द स्टोव, कहीं मैं भूल तो नहीं गया, कहीं मैं ताला लगाना तो नहीं भूल गया। तो इस तरह की एक अनसर्टिनिटी उसके साथ बराबर चलती है, जो आप कह सकते हैं कंपल्सिव न्यूरोसिस का जो पेशेंट होता है उसमें इस तरह के सारे सिम्टम्स होते हैं। वो अपने द्वारा अपने घर को लॉक करके निकला है, लेकिन आगे जाके उसको डाउट होगा, पता नहीं कहीं दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया, पता नहीं कहीं चूल्हा हमने बंद तो नहीं किया। तो सिफिलिनम इज वन ऑफ द मेन रेमेडी फॉर कंपल्सिव न्यूरोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको 3 डॉक्टरों ने एंडोर्स किया है, डॉक्टर फाटक ने, डॉक्टर शंकरन ने और डॉक्टर क्लार्क ने। इफ वी कंबाइन दीज 2 टेंडेंसीज, 2 टेंडेंसी है ना, एक तो है कि कंपल्सिव न्यूरोसिस और दूसरा है फियर ऑफ इन्फेक्शन। इन दोनों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो सिफिलिनम का सबसे इंपॉर्टेंट कीनोट सिम्टम बनता है। If we combine these 2 tendencies, compulsive neurosis and fear of infection, we arrive at the great keynote of syphilinum. ये डॉक्टर फाटक भी लिखते हैं, ये डॉक्टर शंकरन तो कहते ही हैं, और ये डॉक्टर क्लार्क ने भी डिक्शनरी ऑफ फिजियोलॉजिकल मैथमेटिका में बहुत अंडरलाइन करके लिखा है। सिफिलिनम के पेशेंट्स में वो मैनिया है, वॉश टू हैंड। सिफिलिनम पेशेंट्स may wash his hands literally 100 times in a day। मतलब धो के आएगा फिर जाएगा, मतलब ये वर्ड है कि प्रूवर्स के ये वर्ड है कि वो कम से कम दिन में कम से कम नहीं तो 100 बार अपने हाथ को धोता है। ये सिफिलिनम का पेशेंट है। अब अगर आप उसके सिम्टम्स को देखेंगे तो अल्कोहलिज्म, कंपल्सिव चेकिंग, कंपल्सिव हैंड वॉशिंग, डिजायर फॉर क्लीनिनेस, ग्रेट इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग हेडेक। एग्रावेशन बहुत पिकुलियर है इसका एग्रावेशन एट नाइट, स्पेशली ड्यूरिंग 2 to 4 AM, हेडेक वर्स एट नाइट, बैक पेन एट नाइट, ऑल दीज सिम्टम्स बिलोंग्स टू सिफिलिनम। सिफिलिनम का पेशेंट डेल्यूजन, होपलेस, डिस्पायर ऑफ रिकवरी, एवर्सन टू कंपनी, सैड एंड लेमेंटिंग, impulse to wash hand, फार अवे फीलिंग, यानी कि वो बार बार कहेगा से दैट ही इज नॉट हिमसेल्फ, ही इज इंडिफरेंस टू फ्यूचर, ये फार अवे फीलिंग उसमें बराबर दिखेगा। नाइट एग्रावेशन, विंटर, समर या कुछ भी, डे में उसको एम्बुलेशन मिलता है, नाइट में स्पेशली 2 से 4 बजे का बहुत ही स्पेसिफिक टाइम। तो ये सिफिलिनम में डेल्यूजन, कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कंफ्यूजन, आफ्टर पैरालाइज्ड, अबाउट टू बी पैरालाइज्ड, ये सारे रूब्रिक्स आपको उसमें मिलेंगे। फियर, वेकिंग एग्रावेशन, इंडिफरेंस टू फ्यूचर, ये सब आपसे शेयर कर चुके हैं। मेमोरी वीकनेस, रिमेंबर्स पास्ट इवेंट बट अब्यूजिव, इंसल्टिंग, एंगर, इरेसिबिलिटी, ये सब सिफिलिनम है। एवर्सन टू सोसाइटी, एवर्सन टू बिजनेस, inability, calculating inability, aversion to company, want of self-confidence, despair of recovery, doubtful of recovery, ये सब सिफिलिनम के सिम्टम्स हैं। सिफिलिनम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिंगिंग द हैंड्स। वो एक गेस्चर उसका जो है वो रिंगिंग द हैंड। फियर, contagion, यानी Sorry, disease your contagion. camera is paused. हेलो, Sorry, your camera is paused. हाँ, बस चेहरा ही नहीं देख पा रहे, आवाज तो जा रही है ना। अब इसको छेड़ेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। हेलो हेलो, जी सर, कंटिन्यू सर। हाँ, आवाज ही चलने दीजिए। अगली बार से मैंने इसलिए पहले ही माफी मांग ली, अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि ये सब सिस्टम इतना गड़बड़ ना हो। अभी चेहरा दिख रहा है आपका? अब दिख रहा है? जी जी। ओह, एनीवे, तो ये सारे सिम्टम्स सिफिलिनम के हैं। आप अगर इसको कंबाइन करेंगे तो आपको एक पूरा पिक्चर सिफिलिनम का दिखता है। मैलिशियस, स्पीटफुल, vindicative, hand washing, hand wringing mania, headstrong, disobedience, sadness, secretive, sensitive,
सिंपैथी एग्रावेशंस, ये सारे आपके सिफिलिनम के सिम्टम्स हैं। अब अगर आप इसको कीनोट के रूप में देखें तो बहुत आसानी से आप सिफिलिनम को याद कर सकते हैं। जैसे एब्सिस, एक्नी, मैंने कुछ टर्म्स पूरे प्रेजेंटेशन से निकाल के आपके लिए रखा है। एक वर्ड है एब्सिस, एक्नी, एल्कोहलिज्म, एलोपीसिया, एन्यूरिज्म, एनेक्साइटी, बोन पेन, कंपल्सिव डिजॉर्डर्स, हेडेक, इंसोमेनिया, लिकेरिया, मैलिग्नेंसी, माउथ अल्सर, न्यूरोलजिया, सोरियासिस, स्कोलियोसिस, स्किन अल्सर, ये सारी चीजें आपको सिफिलिनम से कवर होती हैं। और मैंने जो ये केस किया है, आपको मैं सीरियसली बताऊं, आप कभी भी उनसे मिल सकते हैं, बनारस में भी मिल सकते हैं, वो बनारस में भी रहते हैं, बनारस में राजघाट के पास उनका वो है, बहुत बड़ा नाम है, मैं आपको डिटेल्स अलग से दे दूंगा, और दिल्ली में भी रहते हैं। और वो कई लोगों को जाके बता चुके हैं कि देखिए हमारा तो एक तरह से लोग डॉक्टरों ने, एलोपैथी के डॉक्टरों ने हमारा तो क्रियाक्रम तक का इंतजाम कर दिया था, यही उनकी भाषा है। और होम्योपैथी की कुछ और मुश्किल से 3 खुराक दवाई थी, 3 डिफरेंट पोटेंसी में दवाई है, 10 m तक जाना पड़ा था, और अब 99% वो ठीक है। थोड़ा सा टैग लटक रहा है, इसीलिए मैंने 1% वो किया। तो ये केस था, और इस केस को हमने डॉक्टर शंकरन की सिमिलियर टू सिनर्जी, डॉक्टर शंकरन की एक और किताब है सेंसेशन रीडिफाइंड, डॉक्टर सहगल साहब की किताब है परफेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ माइंड, रोगर मॉरिसन की किताब है डेस्कटॉप गाइड, फिर फाटक साहब की मैथमेटिका, और J.H. क्लार्क की डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स। इन सारी किताबों की मदद से हमने सिफिलिनम को कलेक्ट किया, और आपको यकीन दिला सकता हूं मैं कि मैंने मरीज को जैसे देखा वैसे ये वर्ड टू वर्ड मुझे किताब में मिल रहे थे। तो ये आज मैंने तैयार किया था। मैंने सोचा था कि इसको विजुअली वीडियो पर आपको दिखाऊं, आपको बहुत अच्छा लगता। पेशेंट के उसमें कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं, उनकी कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं हम लोगों के लिए, होम्योपैथी के लिए। काफी सीनियर आदमी हैं और होम्योपैथी लवर हैं, और शायद उनका पूरा भरोसा था, इसीलिए वो होम्योपैथी में आए और ठीक भी हुए। तो ये एक छोटा सा केस था। मैं फिर से माफी मांगता हूं कि ये प्रेजेंटेशन बहुत मजेदार आपको अच्छा लगता अगर विजुअली आप देख पाते, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से हम कोशिश करेंगे दूसरे केस में इस तरह की दिक्कत ना हो। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। अब इस पे आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, ये हैंड रिंगिंग मैनिया क्या होता है? हैंड रिंगिंग एक तरह का गेस्चर है। आपको मैंने लास्ट उसमें बताया था कि पेशेंट का गेस्चर, पेशेंट की फीलिंग उसके स्टेटमेंट से ज्यादा स्कोर करती है। तो वो मतलब वो हाथ को, मतलब आप देखेंगे कि वो जैसे बॉलर होते हैं ना, उस तरह से वो अपने हाथ को रिंग करता है। ये उसकी टेंडेंसी होती है, बात करने में बार बार अपना हाथ को रिंग करेगा। हाँ, तो ये सिफिलिनम का बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। सिफिलिनम में बड़ा मतलब मोर और लेस मेरे ख्याल से सिफिलिनम का अकेला सिम्टम है। थैंक यू सर। कई लोगों को आप देखेंगे ना कि वो अपने गेस्चर को बहुत प्रोमिनेंटली यूज करते हैं बात करने क्रम में। और मेरे पास तो एक पेशेंट है, वो जैसे ही मैं लिखना शुरू करता था या दाएं बाएं देखता था, डॉक्टर साहब जरा इधर देखिए, इधर देखिए, ऐसे करके वो जब मैं उनकी आंखों में देखता था तब वो बोलते थे। मैंने अगर नजर हटाई तो वो चुप हो जाते थे। फिर डॉक्टर साहब जरा इधर देखिए, तो जब आप उसको देखेंगे तभी वो बोलेगा। तो बहुत यूनिक वो है। आज भी करीब 2 डॉक्टर दिल्ली के थे, आए हुए थे। एक तो ब्रेस्ट कैंसर का केस था, वो भी बैठी हुई थी। तो कहे सर आप तो पूछ ही नहीं रहे हो। हमके पूछने की जरूरत ही नहीं है, मरीज आपको हाथ पकड़ के दवाई तक लेके जाता है, आप चुपचाप हाँ हूं करते रहिए, और मरीज जैसे कहता है वैसे उसके पीछे फॉलो करते रहिए। वो भी केस सिफिलिनम का था। और आपको मैं बताऊं, डिस्चार्जिंग ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा था, एडवांस 3rd स्टेज का कैंसर है, और डॉक्टरों ने उनको साफ कहा है कि अब आप ब्रेस्ट रिमूव कराइए, ये ऊजिंग शुरू हो चुकी है।
कभी कभी उनको पूरा यूरिन ब्लड का यूरिन होता है, लेकिन वो लेडी हिलने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि मेरी जो हालत आज से 6 महीना पहले थी उससे तो मैं बहुत बेहतर हूँ। फिर मैंने उनकी काउंसलिंग करी, उनको समझाया। उनकी जो डाउटर हैं वो अच्छी डॉक्टर हैं दिल्ली की, वो भी साथ में थी। मैंने उनको कहा कि आप ये सेमिनार जरूर सुनना। अब मुझे मालूम नहीं वो सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं, चूंकि लैपटॉप होता तो शायद मैं देख भी लेता। तो वो केस इसी दवा से, यही दवा उनकी चल भी रही है और यही दवा हमने दी है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बीमारी की एक अपनी अवस्था होती है, बीमारी की एक अपनी जटिलता होती है, बीमारी की एक अपनी उम्र होती है। ऐसा नहीं है कि हमने दवा दे दी तो बीमारी बिल्कुल वो अजर अमर हो गया। वो अपनी गति से चलेगा, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी वजह से जो मरीज की तकलीफें हैं, मरीज का जो सफरिंग है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। तो आपकी दवा का ये रोल होता है और उसमें हमें संतोष करना चाहिए। हम कोई किसी को अमरता नहीं प्रदान कर सकते, लेकिन उसके तकलीफ को कम कर सकते हैं। उनके बॉडी के साथ जो अननेसेसरी इंटरवेंशंस होते हैं, अननेसेसरी जो छेड़छाड़ होती है, उसको हम लोग काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। जी सर, और कौन कौन सी मेडिसिन है इसमें? रिंगिंग हैंड्स और वॉशिंग हैंड्स? रिंगिंग हैंड में तो अकेली दवा है। वॉशिंग हैंड में आपको काफी सारी दवाइयां मिल जाएंगी। अब अभी मैं अपना लैपटॉप, हाँ वो आपको बता सकता हूं मैं, 1 मिनट। वॉशिंग हैंड में तो काफी कुछ मिल जाएंगे। रिंगिंग हैंड में अकेली सिफलाइनम है। तब तक और पूछिए, मैं सर्च कर रहा हूं। वॉशिंग हैंड्स में कई है, म्यूकोसा है, सिफलाइनम तो लीड कर रहा है, मैग्म्यूर है, एगेरिकस है, बेंजोइक है, कोका है, लैक्केनाइनम है, मेडोराइनम है, सोराइनम है, सिफलाइनम है। सर तो ऐसा है कि जैसे मतलब किस किस उसमें हम ले सकते हैं वॉशिंग हैंड? सर 100 बार तो पेशेंट करेगा तो ही लेंगे सर। वैसे तो कई लोग तो वैसे भी थोड़ा ज्यादा करते हैं वॉशिंग हैंड। ये डॉक्टर साहब ये एक मैनिया है। मेरे पास एक केस ग्वालियर का है। एक 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 लेडी है, अनमैरिड लेडी है। उसको बेसिकली वो हाइसामस दे रहे थे और भी सारे सिम्टम्स थे, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। 1 साल तक हम हाइसामस के भरोसे पड़े रहे। जब हमने सिफिलाइनम पढ़ा, आप बिलीव करेंगे, सिफिलाइनम ने 15 दिन के अंदर उनको बिल्कुल चेंज कर दिया। 1 साल से जो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था, सिर्फ सिफिलाइनम से रिजल्ट मिला। उसकी वजह ये थी कि वो कपड़ा नहीं पहनती थी घर में। कपड़ा क्यों नहीं पहनती थी? तो वो और उनकी मदर, वो अपनी मदर के साथ रहती थी, उनकी मदर ऑलमोस्ट बेड रिडन है। तो उनके लिए उनको उनके घर में खाना वाना बनाने के लिए एक सहयोगी महिला आती होगी, माई काम करने वाली। अब वो काम करने वाली महिला आती थी तो एक तो उनकी मदर चूंकि बीमार है, बेड रिडन है, तो जाहिर है उनका ही बहुत सारा काम रहता होगा। इनको ये मैनिया था कि वो टॉयलेट जाती थी तो उनको स्नान करना जरूरी था। वॉशरूम जाती थी, जरा सा भी वॉश बेसिन पे गई या टॉयलेट के सामने से भी गुजरती थी तो वो जाके पहले स्नान करती थी, कपड़ा बदलती थी। तो उनका पूरा बाथरूम कपड़े से भरा रहता था। तो कई माइयां छोड़कर चली गई कि भाई इतने कपड़े तुम्हारे कौन धोता और इतने कपड़े कौन दिन भर में गंदा करता है। मतलब कपड़े में कुछ है नहीं, लेकिन देखे कपड़ा खुला हुआ है, फिर देखा दूसरा भी खुला हुआ, तीसरा भी। तो वो उसका मैनिया था और कही कि डॉक्टर साहब मैं क्या कर सकती हूँ। अल्टीमेटली वो लड़की अपने घर में बंद कमरे में न्यूड रहने लगी। आप समझ सकते हैं कि वो न्यूड रहने लगी। हमने पूछा भाई आप ऐसा क्यों करती हो? तो सर क्या करें, कपड़े अगर मैं पहनूंगी फिर वॉशरूम जाऊंगी या मम्मी की वजह से या मेरी वजह से, तो मुझे वो करना पड़ता है, मैं फिर कपड़े चेंज करूंगी और वो हमारी माई भाग जाएगी। तो इसीलिए वो अब न्यूड घूमती थी। वो बहुत अजीब था। 1-2 बार लोगों ने देखा होगा, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, जो चूंकि एक ही मकान में 2-3 मंजिल है तो नीचे उनके दूसरे रिलेटिव्स रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ये रहती है, सेकंड फ्लोर पे कोई और रहता है, तो जाहिर है पता तो लग ही जाता है। तो वो कहे कि भाई तुमको ये क्या हो गया, ये क्या गंदी हरकतें सीख ली है। अब यंग लड़की है, तो इस दवाई ने उसको ठीक कर दिया, अब वो बिल्कुल ठीक है।
तो कभी कभी क्या होता है कि हम कागज पे लिखी हुई चीजों को अगर व्यवहार में देख लेते हैं तो उससे काफी कुछ मतलब और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। जी सर वही क्वेश्चन है कि सर जैसे मेनिया में और एक नॉर्मल है कि हाथ धोना या वो, उसमें मतलब फर्क कैसे करें? सर मैनिया का मतलब ये होता है कि आप एबनॉर्मल तरीके से एक चीज को बार बार कर रहे हैं, मतलब दैट इज नॉट नॉर्मल। मैनिया का मतलब है कि एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं। अब जैसे आपने हाथ धो लिया, फिर वापस आए, फिर हाथ धोने चले गए, फिर वापस आए, फिर हाथ धोने चले गए, फिर कहीं और से लौटे, फिर हाथ धो, ये मैनिया है। मैनिया का मतलब ही होता है कि आप एक चीज, एक हरकत बार बार कर रहे हैं। आपके जैसे कहते हैं ना कि आप मतलब आपकी सुई वहीं अटक गई है। नॉर्मल आदमी इतनी बार हाथ क्यों धोएगा? नॉर्मल आदमी या नॉर्मल कोई भी, जैसे हम डॉक्टर हैं, चलिए हम लोग तो सिर्फ दवाई डील करते हैं, लेकिन जो सर्जन्स हैं, जो दूसरे सर्जरी के से रिलेटेड डॉक्टर, उनको तो बार बार हाथ धोना है, हर पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद उनको हाथ धोना है, वो एक अलग चीज, दैट इज नॉट मैनिया। लेकिन बिना किसी वजह के कोई व्यक्ति बार बार उसको करे, आप मैनिया को डिक्शनरी में उलटिए, डिक्शनरी में देखेंगे तो मैनिया का मतलब बहुत साफ होगा कि एक चीज को कई बार करना, ये मैनिक है, ये मैनिया है। और सिफिलाइनम में लिखता है कि कभी कभी तो मरीज 100 बार हाथ धोएगा, ये सिफिलाइनम का स्पेसिफिक, और चूंकि ये प्रूविंग से निकला है इसीलिए हम उस पर हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्लिनिक में हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, कोई गिनती गिन के तो पेशेंट बताएगा नहीं, कहेगा सैकड़ों बार। जैसे कई भी जुमले होते हैं ना, बोलेगा अरे साहब 3600 बार तो ये हाथ धोता है। अब उसके 36 को मतलब 36 मत समझिए, वो सैकड़ों के बराबर होगा, तो वो उसका जुमला है, उसके बोलने का वही है, 3600 बार तो ये हाथ धोता है, 3600 बार तो ये क्वेश्चन पूछता है। या कोई बोलेगा सैकड़ों बार तो ये, कोई कहेगा हजारों बार तो ये, तो हजारों का मतलब नॉट 1000, मतलब मेनी टाइम्स, मतलब एक नॉर्मल से ज्यादा बार। जी ठीक सर, क्लियर है सर। अच्छा, इस मेडिसिन के साथ आप देखेंगे, जब भी मैंने आपको वो रेपर्टरी में दिखाया कि वॉशिंग मैनिया में बहुत लिमिटेड है, लेकिन सब जगह सिफिलाइनम है। जैसे हैंड ऑलवेज वॉशिंग हैंड्स एक रूब्रिक है, एक है डेल्यूजन, इमेजिनेशन, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, हैंड वॉशिंग फेस व्हाइल, इसमें म्यूकोसा करके एक दवा है, ड्रीम बॉडी, बॉडी पार्ट्स, हैंड्स बर्निंग, वॉशिंग बाई, यानी कि उसका जो ड्रीम है उसको ये लगता है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को धो रहा है, वॉशिंग बाई बॉडी पार्ट्स, हैंड्स, मैगम्यूर है इसमें सिंगल मेडिसिन। ड्रीम्स, हैंड्स बर्निंग फ्रॉम वॉशिंग, इसमें मैगम्यूर है। डिजायर फॉर वॉशिंग, इसमें 10 दवाइयां हैं, एगेरिकस है, बेंजोइक है, बर्बरिस है, कोका है, लेक कैनाइनम, लेपिडो है, मेडोराइनम है, सोराइनम है, सिरो सिफलाइनम है। तो ऐसा नहीं, इतनी दवाइयां हैं। और वॉशिंग से मतलब मैग्नेटिक वॉशिंग से रिलेटेड बस इतने ही, करीब 5 रूब्रिक हैं और 5 में तकरीबन कुल मिलाकर 18-19 दवाइयां हैं। सिफिलाइनम का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, आर्सेनिक है उसमें, ये क्लार्क ने लिखा है, आर्सेनिक है, ऑरम है, काली आयोड, मर्क्यूरियस, नाइट्रिक एसिड, फाइटोलका, प्लेटिना एंड सल्फर, ये सिफिलाइनम का कॉम्प्लीमेंट्री है। अब आप कहेंगे कि आप माइंड मेथड में ये सब कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज आप लोगों से बहुत ही विनम्रता से निवेदन करूंगा कि हम लोग ना बायस्ड होकर पढ़ाई नहीं करें। आमतौर पर जो प्रूवर हैं उनको देखिए तो वो आपको क्लू देते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का जिक्र करके वो ये क्लू दे रहे हैं कि आप इस तरह के सिफिलाइनम के साथ जब आप काम करेंगे और सिफिलाइनम के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इवन आफ्टर वेल सिलेक्शन, इवन आफ्टर वेल थॉट्स मेडिसिन, तो फिर आपको उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से मदद लेनी चाहिए। हेनीमैन ने भी इस बात को लिखा है। अगली जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको उसका पूरा रेफरेंस पेज का पिक्चर आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि हम अपने मास्टर्स को भूल नहीं सकते। हमारे जो अभी के मास्टर्स हैं, डॉक्टर सहगल हैं, डॉक्टर शंकर, इन लोगों ने आसान किया है। मूल काम तो हमारे जो उस दौर के जो प्रूवर्स हैं, डॉक्टर हेनीमैन के कॉन्टेम्पररी जितने डॉक्टर्स हैं,
चाहे डॉक्टर क्लार्क हैं, चाहे फेरिंगटन है, चाहे केंट हैं, इन सब लोगों ने तो एक नई चीज दी है और इन लोगों ने उसको रीप्रूव किया है और उसको सिंपल किया है। जैसे माइंड टेक्निक से आप अगर कुछ रिलायबल मेंटल सिम्टम्स निकाल लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस आसान हो जाती है, आप एक सिमिलिमम तक पहुंच जाते हैं। ये क्लू तो डॉक्टर सहगल ने दिया, लेकिन शंकरन ने उसको क्लास में बांटा, शंकरन ने उसको किंगडम में बांट दिया, शंकरन ने उसको अभी उनका नया कॉन्सेप्ट है सुपर क्लास। वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कभी मौका लगेगा तो मैं आपको उनका वो सुनाऊंगा। तो ये चीजें, या फिर उनका कुछ वीडियो है, हालांकि बहुत रेस्ट्रिक्टेड वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसका कुछ पोर्शन उनके परमिशन से आप लोगों अपने ग्रुप में शेयर कर दूं। तो आप देखेंगे कि ये जो इनोवेशन है, जिसको आप हिंदी में नवाचार कहते हैं, वो अगर नहीं रहेगा तो हमारा साइंस आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों को ओपन माइंड से रियल रिलायबल मेंटल सिम्टम की तरफ जाना चाहिए। मेटाफर के बारे में मैं बहुत नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन मेटाफर तो बहुत बाद की चीज है। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो मेटाफर पे जाइएगा। अगर आपके पास एक रियल रिलायबल रूब्रिक है, रियल रिलायबल मेडिसिन है, तो फिर आप मेटाफर में क्यों, यूटोपिया में क्यों घूमेंगे? जी हेलो, हैं सर? सर जिगजैग क्योर का भी जिक्र किया है डॉक्टर हैनीमन ने। हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। जब 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 देखिए, मेरा एक और दूसरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो ओरिजिनल राइटिंग्स है उसको पढ़िए, खास करके उनकी जो दोनों है, क्रॉनिक डिजीज एंड मेटामेडिका प्यूरा, और रैंडम पढ़िए। कोई एक तरफ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई, जैसे सपोज कीजिए कि आपकी क्लिनिक में कोई यूनिक केस आया, तो आप उससे रिलेटेड उस मेडिसिन का चैप्टर उलट लीजिए, क्रॉनिक डिजीजेज में या मेटामेडिका प्यूरा में आप पढ़िए, उसमें पूरी प्रूविंग्स के डिटेल्स हैं। हम लोगों ने जब कोविड पे काम किया था तो कैम्फोरा हमने हैनीमैन को पढ़ा, और हैनीमैन के प्रूविंग्स में कैम्फोरा में बहुत सारे कोविड के सिम्टम्स, कोविड के जैसे मिलते जुलते सिम्टम्स मिले। जो डॉक्टर शंकरन ने, मतलब कोविड का उनका जितना प्रेजेंटेशन है उसमें सारा डेटा वो दिल्ली का यूज करते हैं। दिल्ली में हम लोगों ने बहुत काम किया था। दिल्ली में हम लोगों ने तकरीबन 2.5 लाख सैंपल्स पे काम किया था। दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स के साथ मिलकर हमारे साथ 150 डॉक्टर लगे थे, और उसमें से तकरीबन 3000 केसेज तो बिल्कुल क्लियर कट बहुत अच्छे केसेज हैं। वो पेपर दिल्ली सरकार पब्लिश कर रही है, यहाँ के जो आयुष डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनचंदा, वो पब्लिश कर रहे हैं, हम लोग उसके को इन्वेस्टिगेटर हैं। तो आपको मजा आएगा कि पूरा का पूरा मेडिसिन दिख रहा है उस मरीज में, और हम लोगों ने जो रिकॉर्डिंग की है वो एज इट इज रिकॉर्डिंग की, उसमें हमने कोई घपला नहीं किया है, सारा का सारा रॉ रिकॉर्डिंग है। आप देखेंगे आपको मेडिसिन दिखेगा। तो ये पहला एक्सपीरियंस है मेरी अपनी लाइफ का। देखिए 60 इयर्स की एज में मैंने पहला ये इस तरह का क्लिनिकल प्रूविंग किया है अलॉन्ग विथ दिल्ली के और डॉक्टरों के साथ मिलकर, और उसमें बिल्कुल एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हुआ। मतलब मैं इतना खुश हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन की प्रूविंग हो रही है और वो खुद बोल रहा है, मरीज खुद बोल रहा है, खुद गेस्चर दिखा रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो अगले 1-2 महीने में जब ये पब्लिश हो जाएगा ऑफिशियल, जब सरकार इस पर अपनी बाइंडिंग हटा देगी, सरकार उसको पब्लिक कर देगी, तो वो भी आपको शेयर करेंगे। तो वाइंड अप करें या कुछ और? हेलो जी सर, बस बहुत ही अच्छा सेशन था सर आज का। हाँ, लेकिन मैं तो बहुत निराश हूँ, क्योंकि जितना मैंने आपको दिखाना चाहता था वो दिखा नहीं पाया। अब लैपटॉप सामने खोला, मोबाइल पे बोल रहा हूँ, कभी चेहरा आ रहा है, कभी चेहरा नहीं आ रहा है। चेहरे से ज्यादा वो मैं प्रेजेंटेशन का कुछ हमारे यहाँ लगता है, चूंकि मेरा मैकबुक है, मैकबुक में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं इस तरह के कि वो परमिशन चाहिए होता है, तो वो शायद परमिशन हमको ग्रांट करनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर के किसी एक्सपर्ट को बुला के, तो फिर आगे से ये दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम और खास करके जो जूम फ्रेंडली हमारा ये हो जाए तो आपको और अच्छा लगेगा। केसेस, एक और केस था जो एक डॉक्टर साहिबा की मदर का केस है, वो अगली बार दिखाएंगे आपको, वो अभी चल रहा है, और सिफिलाइनम बहुत अच्छा काम कर रहा है।
मतलब कोई कारण नहीं था कि वो एडमिट हो जाती, उनका मैसेक्टोमी होता, लेकिन वो बिल्कुल पेशेंट की हिम्मत देखते। वो रिकॉर्डिंग बाद में दिखाऊंगा आपको। पेशेंट पूरी फैमिली के साथ आके मुझसे सिर्फ डिस्कस करती है कि डॉक्टर साहब आप कॉन्फिडेंट हो ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचिए कि जिस पेशेंट की ब्रेस्ट से ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा हो, जिसका यूरिन से ब्लड का, वो पेशेंट बिल्कुल, और वो काफी पैम्पर्ड पेशेंट है, बावजूद इसके वो पूरी तरह से हिम्मत के साथ बैठी हैं। उनकी बेटी डॉक्टर है, अच्छी डॉक्टर है, दिल्ली की दिल्ली के मतलब डिस्पेंसरीज को चलाती हैं। वो देख रही हैं कि कैसे मतलब उनकी मदर होम्योपैथी पर कितना कैसे बिलीव कर रही है। तो ये चीजें हम लोगों को बहुत इनकरेज करती हैं, और यही हम लोगों की एक तरह से समझिए ऊर्जा है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर अगर अपनी स्टडी को थोड़ा रियल वे में आगे बढ़ाएंगे तो मजा भी आएगा और रिजल्ट भी मिलेगा और अपनी तसल्ली भी होगी। तो मेरी तरफ से तो आज इतना ही। फिर से माफी, आगे से कोशिश करेंगे कि आपको ऑडियो विजुअल दोनों प्रेजेंटेशन आपके सामने हो, और एक नए मेडिसिन और कुछ केसेस के साथ फिर अगली बार मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, टेक केयर, बाय। ओके सर।